और डावोस डायरी में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मेरे साथ द यंग प्रॉमिसिंग लीडर ऑफ इंडिया फ्रॉम महाराष्ट्र, वेल नो प्राइस फॉर गेसिंग, मैं बात कर रही हूँ आदित्य ठाकरे इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि मिनिस्टर हैं फॉर टूरिज्म। सर बहुत बहुत स्वागत है, एंड एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स। गुड टू हैव यू आदित्य। थैंक यू। एंड यू नो एट डावोस सब लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया इज यू नो इन द स्पॉटलाइट एज वी स्पीक। हमारी ग्रोथ रेट, हमारी प्रेजेंस और हमारा जो आगे कमिटमेंट है टू बी एबल टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट्स, आई थिंक वी आर लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन द अदर्स। कैसे आप डिफाइन करेंगे पिछले 2-3 दिन जब से आप देख रहे हैं, व्हाट द क्या क्या बात हुई है? मुझे लगता है ये तो मेरी पहली बारी है, लेकिन आप शायद 2-4 बार पहले आ चुके हो। जिससे भी मैं सुन रहा हूँ, एक तो पहली बात ये हो रही कि डाइवोर्स बहुत अलग दिख रहा है, समर डाइवोर्स है जी। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि एक काफ़ी अहम चीज़ मैं ये सुन रहा हूँ सबसे, यानी यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं और हमारे देश के भी, कि इस बार स्टेट प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। जी। जैसे हम हैं, आंध्र है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, ये काफ़ी सारे राज्य जो है हमारे नेबरहुड्स जो खुद को भी पिच कर रहे हैं। मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली जब किसी भी स्टेट में हमारे इन्वेस्टमेंट आती है तो देश आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा वातावरण बन चुका है। हम भी अलग अलग लाउंजेस में गए, वो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो एक इंडिया फीलिंग है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो कोविड के बाद अगर हमें आगे जाना है तो ये इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, ये एक यूनिटी बनानी पड़ेगी, दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। ओके, स्टेट प्रेजेंस है। महाराष्ट्र ऑफ कोर्स, यहाँ पे बहुत भीड़ देखी हमने, देखा बहुत सारे एमओयूज बायलैटरल्स हो रहे हैं। पहले तो बताइए किस तरीके का एक्शन एक्सपेक्ट करें इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू? अभी तो काफ़ी सारी 3 दिन में काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट दिन भर में 15 से 20 मीटिंगें होती रहती है। 3 मंत्री हैं, मैं हूँ, सुभाष देसाई साहब है जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, नितिन राउत साहब है जो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। कल हमने 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स के एमओयू साइन किए। वाह। ये अगर आप देखें तो मैग्नेटिक महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में जो भी हमने एमओयू साइन किए थे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है एमओयू साइन होते हैं और फिर वहीं पे भूल जाते पेपर पे, बट तो ये आगे ले नहीं, ये पिछले 2 साल के भी हमने ऑलमोस्ट 95% एग्जीक्यूट कर दिए हैं। लैंड अलॉटमेंट हो गई है, काम शुरू हो गया। Okay. तो इसी विश्वास से लेके जो सारे इन्वेस्टमेंट्स अभी आए हैं वो पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जैसे विदर्भ में कुछ है, मराठवाड़ा में कुछ है, महाराष्ट्र, ये पश्चिम महाराष्ट्र में है, मुंबई रीजन में है। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन 24 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड से ये जो कंपनीज आए हैं, they are coming in here. Very heartening to know that. It's nice, and it's also nice to see other states tweet about their own investments, because एक देश में जो इन्वेस्टमेंट की फीलिंग आ रही है, होप की फीलिंग आ रही है, उम्मीद की आ रही है, तो ये सारे जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फाइनली अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती है, अलग अलग ज्योग्राफिकल सिचुएशंस होती है। बिल्कुल। सो महाराष्ट्र की बात करना चाहूंगी, और महाराष्ट्र में जो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है उसकी तो इंपॉर्टेंस है ही, बट कौन से एरियाज में आपसे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है जहाँ लोग आना चाहते हैं? डेटा सेंटर्स, आई नो डेटा सेंटर्स तो जाहिर सी बात है क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आईटी का काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ऑटोमोटिव हब और स्पेशली ई मोबिलिटी वो बढ़ रहा है। सो इट्स अ गुड मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। Okay, एंड आई थिंक द इकोसिस्टम जो महाराष्ट्र में है एग्जिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, पीस एंड स्टेबिलिटी हो, तो उसे देख के काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं। ओके, लोग आ रहे हैं और बहुत इन्वेस्टमेंट्स कमिट कर रहे हैं। आपने कहा एनवायरनमेंट एंड यू नो ऑफ कोर्स यू लुक एट एनवायरनमेंट एंड टूरिज्म। मैं इन दोनों ही स्पेस के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। जिस तरह से आप ऑफ कोर्स लीड कर रहे हैं, वी कीप सीइंग यू कम अप ऑन द पॉलिसी फ्रंट, क्या आगे हम एक्सपेक्ट करेंगे फॉर द स्टेट इन बोथ दीज एरियाज? सो इसमें 2 बातें हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट की बातें है और दूसरा गवर्नमेंट से लेकर कमिटमेंट भी है। कल हमने वेफ के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जो ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप है, वी आर प्रॉब्ली द फर्स्ट रीजनल गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो वो एक कमिटमेंट हमने करी है। काफ़ी सारे मीटिंग्स कांग्रेस सेंटर में, बाहर भी। आज हम आर्सेलरमित्तल से बात कर रहे थे तो उनके साथ भी यही बात हुई कि ग्रीन स्टील की ओर हम कैसे जा सकते हैं। अगर ई मोबिलिटी में गाड़ियाँ बन रही है तो उसमें सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कैसे ला सकते हैं, स्पेशली विद स्टील प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो ये काफ़ी सारे डायलॉग्स हो रहे हैं। ये इकोसिस्टम भी बनाना बहुत ज़रूरी है कि अगर ई मोबिलिटी की बात करें तो चार्जिंग स्टेशंस आते हैं, आई नो, उसके साथ इकोसिस्टम, अलॉन्ग विद दैट चार्जिंग स्टेशंस के साथ साथ ग्रीन पावर भी आने ज़रूरी है। बिल्कुल। सो ये इकोसिस्टम तो एंसिलरीज आते हैं, सप्लाई चेन्स आते हैं, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन। श्योर। ग्रीन एंड एनवायरनमेंट की तो आपने बात की, बट महाराष्ट्र में किस तरीके के आगे पॉलिसी यू नो इनिशिएटिव्स होंगे? आप कहाँ पर फोकस ज़्यादा करेंगे? टूरिज्म, अब क्योंकि 2 साल तो वी हैव टू, दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ टूरिज्म कि दुनिया भर से लोग ये डाइवोर्स में आते हैं जी, और सब मुलाकातें होती है। लेकिन एक है कि टूरिज्म में हमने पिछले 2 सालों में काफ़ी सारे बड़े
लीप्स एंड बाउंड से स्ट्राइड किए हैं। जैसे हमारे जो लाइसेंसेस थे फॉर सेटिंग अप अ होटल 80 से लेके हमने 10 पे लाए हैं, 15 जो एनओसीज थे वो 9 सेल्फ सर्टिफिकेट्स पे लाए हैं। Lovely. तो काफ़ी सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम इंडस्ट्रीज में और होटल्स में, अभी जैसे होटल को हमने इंडस्ट्री स्टेटस दिया है, तो वैसे सारे चेंजेस हो रहे हैं। मैं देसाई साहब और राउत साहब से भी बात कर रहा था कि जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने काफ़ी सारा काम किया है, तो ईज ऑफ कंप्लायंस में भी हम काम कर रहे हैं। एक बार इंडस्ट्री सेटअप हो जाए Exactly. तो उसको आगे जाते हुए कोई तकलीफ ना हो, कोई कंप्लायंस की तकलीफ ना हो। हाँ, बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो, एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स हो, हेल्थ स्टैंडर्ड्स हो, वो फॉलो किए जाए, लेकिन जो दिक्कतें आती है, लाइसेंस राज है, वो कम होना चाहिए। तो उस पे हम आई काम थिंक इंडस्ट्री को ये बहुत बड़ा एक फायदा होगा अगर ये चीज़ें चली जाए, बिकॉज वहाँ पर वो दिक्कत अभी भी फेस करते हैं। तो कंप्लायंस पर भी काम हो रहा है। बिल्कुल। अर्बनाइजेशन, और मुंबई से ज़्यादा बेहतर इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। जो अभी दिक्कत है ऑफ कंजेशन, ट्रैफिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, आप कैसे खोलेंगे महाराष्ट्र में, कैसे इंश्योर करेंगे कि एक ईज ऑफ लिविंग हो लोगों के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बने? बिल्कुल। उस पे मैं जानती हूँ आप कोस्टल रोड्स पर काम कर रहे नहीं, हैं, हम सिटीज़ पे भी काम कर रहे हैं, शहरों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे है कि ईज़ ऑफ लिविंग ये हमारे लिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें करते हैं, लेकिन ईज़ ऑफ लिविंग ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कहीं पे भी दुनिया में, अगर जैसे हम आज डावोस में आए हैं, कई दूसरे शहरों में जाए, तो द फर्स्ट थिंग एनीवन लुक्स एट इज़ वहाँ की हवा कैसे है, वहाँ का पानी कैसा है, चलने के लिए सड़कें हैं क्या, यानी फुटपाथ है क्या, गाड़ी के लिए सड़कें क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ। और फिर अगर वो हो तो लोगों को आके वहाँ बसना पसंद होता है। वो होगा तो अच्छी स्कूलें होती हैं, हॉस्पिटल्स ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन हॉस्पिटल्स भी होते हैं, और वो अगर वो होगा तो बिजनेसेस आते हैं। तो दिस इज द मॉडल वी नीड टू अडॉप्ट, एंड स्पेशली स्टेट लाइक महाराष्ट्र जहाँ 43 सिटीज़ है जो मिलियन प्लस है। तो अभी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि उसको किस तरफ लेके जाए। हम WRI के साथ काम कर रहे हैं। कल ही उनके चेयरमैन से मेरी मुलाकात हुई, अनिदास गुप्ता, काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। जैसे हमने अपनी कॉन्सेप्ट शुरू किया सेफ स्कूल्स, 500 मीटर का जो रेडियस है हर स्कूल का, वो सेफ हो जाए ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर महाराष्ट्र। लेकिन मुंबई में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है, पूना, नागपुर, नासिक, संभाजीनगर, ये शहरों में भी होगा। लेकिन अंदर भी अगर आप जाए तो मेंटल चेकअप, डेंटल चेकअप, डायबिटीज़ मैनेजमेंट और आई चेकअप, along with of course sanitary pads and you know the rest of the things that come together। तो ये सारी चीज़ों पे हम फोकस करें, क्योंकि अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि देखो शहर ये अभी अट्रैक्शन बनते जा रहा है। पहले अर्बनाइजेशन वाज अ थिंग वी फियर्ड, बहुत डर लगता था हमारे देश को कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक अट्रैक्शन है, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। अगर ये हो रहा है तो शहरों की क्वालिटी कैसे सुधारी जाए। जो 15 मिनट सिटी कहते हैं वो शायद पॉसिबल अभी ना हो, क्योंकि हमारे शहर जो है वैसे प्लान नहीं हुआ था, लेकिन आगे जाते हुए जब बड़े रीडेवलपमेंट्स हो गए, जैसे धारावी हो या मुंबा देवी हो, वहाँ हम कैसे इसको 15 मिनट से 5 मिनट ला सकते हैं, वॉकिंग सिटी कैसे कर सकते हैं। कोस्टल रोड्स एंड मेट्रोज, जिस तरह से कनेक्टिविटी अब हम देख रहे हैं, नवी मुंबई एयरपोर्ट, बिल्कुल, इस पर बताइए सर, क्योंकि लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, ये जानना चाहते हैं। लेकिन इसमें मेरी दो तरफ बातें चलती रहती है। एक तरफ है ऑफ कोर्स बड़े प्रोजेक्ट, जैसे MTHL है, ट्रांस हार्बर लिंक है, कोस्टल रोड है, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड हो, या फिर जो हमने नरीमन पॉइंट का परेड कनेक्टर भी प्रपोज किया है, ईस्टर्न फ्रीवे के एक्सटेंशन है। ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं और ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। इसको लेके हम हर हफ्ते बैठते हैं, MMRDA में हो, कभी BMC में हो, कभी मंत्रालय में हो, सारी एजेंसीज़ को, क्योंकि अभी तक कैसे होता था कि BMC हमारे साथ थी, स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं थी, तो जो 16 एजेंसीज काम करती है वो कभी कभी दिक्कतें आती थी। अभी सब एक टेबल पे बैठती है और हर हफ्ते कंप्लायंस रिपोर्ट होता है कि हमने क्या काम किया। अच्छा। तो दैट इज़ अ गुड प्रोग्रेस दैट वी आर सीइंग। लेकिन जैसे हम ये बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, हर गली के जो फुटपाथ्स होते हैं, छोटे गार्बेज डंप्स होते हैं, बस स्टॉप्स जो बदल रहे हैं, या बसेस हम जो बसेस ला रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी डोंट यूज द बिग इंफ्रास्ट्रक्चर एवरी डे। ट्रू। हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, जैसे अभी मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न फ्रीवे, SCLR, JVLR, AGLR, ये 6 रोड्स हैं जो लाखों मुंबईकर हर दिन इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, और हम रोज उसमें ट्रैफिक में फंसते हैं, दिक्कतें होती है, टॉयलेट्स नहीं है, लेकिन अभी सारी एजेंसीज है, PWD, MSRDC, MMRDA, BMC, सबको एक साथ करके in the next 1 year you will see a lot of changes in the road surface, traffic design, aesthetics, toilets, parking bays, bus stops। 1 साल में, 1 से लेके 1.5 साल में, क्योंकि हम थोड़ा 6 से 8 महीने हम हमारे बारिश में जाते हैं। वो भी हम सोच रहे हैं कि सिंगापुर जैसे देश के साथ बात कर रहे हैं हम कि जो कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसे बरसात के टाइम कर सकते हैं क्या, कि उनके पास तो
बरसात 12 महीने शुरू होती है। जी जी, तो वो भी आप वो भी हम इम्प्लीमेंट करने सोच की रहे हैं। कोशिश अच्छा, करें। इसमें भी काफी सारे ऐसे होते हैं ट्रैफिक डिजाइन थिंकिंग में कि अगर ट्रैफिक हो तो उसको डिजाइन थिंकिंग में कैसे सॉल्व किया जाए। लवली, दीज आर थिंग्स वी आर वर्किंग ऑन। वेरी नाइस, इनोवेटिव वेज कि हमारी लाइफ बेहतर बने। और आई थिंक एक मुंबईकर को या जो भी देख रहे हैं आज हमारे दर्शक, उनको बहुत खुशी मिलेगी आप जिस तरह से काम कर रहे हैं लाइफ टू मेक आवर लाइव्स बेटर, यू नो व्हेन यू ट्रांजिट इन द सिटी। बट मेट्रो की बात की आपने और नवी मुंबई एयरपोर्ट अगेन बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या टाइमलाइंस हैं आपको, कब लगता है कब तक कंप्लीट होगा? ट्रांस हार्बर लिंक जैसे मैंने कहा अक्टूबर 2023, कोस्टल रोड साउथ बाउंड दिसंबर 2023, मैक्सिमम जैन 2024, कोस्टल रोड नॉर्थ बाउंड 2024 तक हो सकता है। एयरपोर्ट हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 24 मिड की तरफ हो जाएगा। मेट्रो सारी लाइनें जो है वो बन रही है। दिक्कत यही थी कि हर जो लाइन बन रही थी अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 लाइन्स, कहीं पे भी जो कार शेड है उसकी जगह फिक्स नहीं थी। अभी हम पिछले 1.5 साल में फिक्स करते जा रहे, तो आप सोचो इवन लाइन 6 जो बन रही है, जो जेवीएलआर पे आ रही है, तो लाइन तो बन रही है लेकिन कार शेड नहीं था। तो ये सारी चीजें हम ला रहे हैं। कांजूर मार्ग की बात अगर करें, जो हम लाइन 3 का लेके जा रहे थे, तो 4, 14, 3 और 6 ये एक साथ बनती थी कार शेड, तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की सेविंग होती थी। ठीक है, उसमें थोड़ी राजनीति हुई, अभी ये वक्त नहीं है, ये मौका नहीं है राजनीति की बात करने का, ये जगह नहीं है, लेकिन सोल्यूशन आएगा जल्दी। सोल्यूशन आएगा। मैं बट यू नो हम बात कर रहे हैं, आपने कहा सबको एक टेबल पर होना ज़रूरी है, तो इस पॉइंट से मैं जानना चाहूँगी स्टेट और सेंटर के बीच में भी जो आप यू नो आप प्रपोजल्स देते हैं, बात करते हैं, अब रिसेप्शन कैसा दिख रहा है? कई कई चीज़ों पे होते रहता है, कई कई चीज़ों पे थोड़ी नोकझोंक होती है, लेकिन मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने मैच्योरिटी दोनों ने लेना चाहिए और आगे चलना चाहिए, क्योंकि ये जो भी हम बना रहे हैं ये, हाँ एक तरफ से देखिए तो हम खुद के लिए है क्योंकि हम सिटीजन हैं, नागरिक हैं, हम इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन ये कोई हमारे बात नहीं है, ये देश की बात है जी। और उसमें भी हम यही देख रहे हैं कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी देखें 2 चीज़ों में, एक तो इकोनॉमिक्स एंड दी अदर्स एनवायरनमेंट, जी। अगर ये दोनों अगर मैच हो रहा है, देखिए जो तो आप देश के कह रहे लिए हैं वो अच्छा है। सेंटर भी कह रहा है, उनको भी यही करना है, तो मिल के काम करके जैसे अभी दिखाएं। हम सब साथ में काम जी, कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अगर ऐसी बातें हो तो अच्छा है, देश आगे बढ़ेगा। क्या और हम- कहना चाहेंगे आप सेंटर को इस वक्त थ्रू नहीं, अभी तो कुछ कहना नहीं है, काम करते रहेंगे। जैसे कि आपको लगता है कुछ ऐसे फीडबैक है जो आप चाहें सरकार सुने और समझे ये चीज़ें जेन्युइन हैं जो स्टेट को चाहिए और उनका आपको सपोर्ट चाहिए? नहीं, कुछ कुछ बातें कम्युनिकेट होती रहती है जी। तो मुझे लगता है आगे साथ में बढ़े तो देश को आगे ले जा सकते हैं। और जैसे अभी मैंने देखा कि यहाँ ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे सब साथ में है, और सब हम इंडिया को हाउस एक जा ही रहे हैं, जैसे इंडिया देखते पवेलियन हैं। जा रहे हैं, इंडिया पवेलियन के लोग यहाँ आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश जो हमारे नेबर है असल में भी और यहाँ भी वो हमारे यहाँ है, तेलंगाना हम उधर जा रहे हैं, कंपटीशन में भी आप it's a देख healthy लें, competition. healthy competition, अच्छा absolutely। कल भी मैं जब जाके केटीआर जी से मिला या पहले जगन जी से मिला, तो हम भी एक्सचेंज करें कि अरे ये हमारे पास आए थे, ये MOU हो रहे हैं, आप ये देखो, ये एक्सप्लोर करो, Very nice. तो इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक यू नो दिस स्पिरिट ऑफ इंडिया इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। स्पिरिट ऑफ इंडिया ही चाहिए सर टू टेक आवर कंट्री अहेड। वेरी क्विकली किस तरीके का ग्रोथ टारगेट आप रखेंगे स्टेट के लिए अगले 5 साल का विजन अगर हम मुझे आपसे लगता है जानना देखो चाहें? टारगेट सेटिंग करना बहुत इजी है और हम काफ़ी समय बोलते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे स्टेट के लिए, यू नो ये इतने जीरोस लगने चाहिए, उतना ट्रिलियन, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारा यही वक्त है कि कोविड से जब बाहर आ रहे हैं तो उसमें 2 तरफ है। एक तो ऑफ कोर्स जो बेस लोकल इकोनॉमी, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, MSMEs है, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए। गवर्नमेंट को भी काफ़ी सारा झटका हुआ है क्योंकि हमारा सारा पैसा जो है वो हेल्थ केयर में लगा हुआ था। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड किया जाए, बीट स्कूल्स और यू नो हेल्थ केयर, ये जो बेसिक्स है उस पर फोकस कर रहे हैं। अग्रेरियन इकोनॉमी जो है उसको सपोर्ट देना जरूरी है। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ हम जो वेलफेयर स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको भी कैसे बैलेंस किया जाए, वो हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा। ओके, दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, मोर रियलिस्टिक देन ओनली Exactly. चेजिंग नंबर्स। एक सवाल था, एक रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि मुंबई विल फेस राइजिंग सी लेवल प्रॉब्लम्स, आपने देखा है एज अर्ली एज 2030 और 2050 तक तो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से डूब जाएंगे पानी में। क्या कैसे देख रहे हैं इसको और इसको कैसे बचाया जाएगा? इसमें 2 तरफ बातें करनी पड़ेगी। एक मिटिगेशन की बात है क्लाइमेट एक्शन में और दूसरी अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन में अगर आप देखें तो हम रेन वाटर होल्डिंग पॉन्ड्स हो, पंपिंग स्टेशन हो, बट ये वाकई बहुत बड़ा कंसर्न है। ये कंसर्न है और नॉट जस्ट फॉर अस, लॉट ऑफ आवर कोस्ट लाइन अक्रॉस इंडिया, बिकॉज अगर आप देखें कल भी मैं एक फोरम में था, हम बात कर रहे हैं कि 1.5 डिग्रीज राइज की, अगर 1.5 डिग्रीज के ऊपर जाए तो काफ़ी सारा जो आर्कटिक और अंटार्कटिका का आइस है वो मेल्ट हो जाएगा, बर्फ पिघलेगा, तो पानी का लेवल मीटर्स से बढ़ेगा, ना सिर्फ सेंटीमीटर्स, इंचेस। तो दिस इज आई थिंक स्कैरी फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड वी नीड टू थिंक ऑफ वेयर वी आर गोइंग, हाउ वी आर गोइंग।
तो बिल्कुल जैसे अभी नेदरलैंड्स ने डाइक्स बनाए हुए हैं, तो हम मेरी मुलाकात जब नेदरलैंड्स के एनवायरनमेंट मिनिस्टर से हुई तो ये भी हम उनसे सोच रहे समझा हैं कि कि कैसे। कुछ उससे क्या आइडियाज ले सकते हैं, लेकिन हमें ग्लोबल लेवल पे सोचना पड़ेगा, रीजनल लेवल पे काम करना पड़ेगा। और क्लाइमेट एक्शन के लिए 2030 से पहले हमें क्या क्या करना है उस पर अभी से काम शुरुआत करनी पड़ेगी। एक जो सब बड़ी समस्या है जॉब क्रिएशन, एंड आई थिंक आपने हमेशा कहा है कि वो आपके लिए प्रायोरिटी है बिल्कुल। स्टेट के लिए। कैसे जॉब्स और बढ़ेंगी, क्या किया जाएगा, कोई एक प्रॉपर पॉलिसी उस पर? शाश्वत विकास का जो हम मॉडल फॉलो कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। ई मोबिलिटी व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, जैसे 10,000 बसेस हम मुंबई के लिए सोच रहे हैं बाय 2026 विच आर इलेक्ट्रिक, 20,000 महाराष्ट्र के लिए। हर एक शहर की अलग अलग अंदाज है। पूना शायद 1,500 के आसपास है, नासिक भी उतना ही है। दिस इज नॉट जस्ट लुकिंग एट द एनवायरमेंट परस्पेक्टिव बट लुकिंग एट ग्रीन ग्रोथ। और ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के लिए कि ग्रीन ग्रोथ, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन power, green growth, green industry, manufacturing industry, we should not miss out on that because this is an opportunity for us to be the energy suppliers to the world. This is opportunity for us to be a green producer for the world. और इससे ही जो नए jobs है वो create हो जाएंगे। ओके, मतलब ये सब चीजें करेंगे तो दैट विल I think it's a new industry that is opening up for us. अगर हम इसमें कूद ले अभी तो jobs काफी सारे create हो सकते हैं, इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। पावर इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट हियर। महाराष्ट्र में जिस तरह से हमने देखा, अभी पूरी कंट्री में पावर क्राइसिस की तकलीफ हुई, महाराष्ट्र कैसे डील कर रहा है सिचुएशन को? और आगे भी आप देख रहे हो तकलीफ तो है, लेकिन लोड शेडिंग अभी बंद हो चुकी है। एक दिक्कत यही है कि हम कोल के बारे में, थर्मल प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। COP26 और PM साहब की भी अनाउंसमेंट है कि हम फेज डाउन करेंगे, लेकिन अलॉन्ग विद दैट अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता है उसे बढ़ाना, जल्द से जल्द बढ़ाना मुझे लगता है ज़रूरी है। फर्म पावर के सोर्सेज हो, सोलर हो, विंड हो, हाइड्रोजन हो, हाइडल हो, इसको स्केल अप कैसे किया जाए, फर्म कैसे किया जाए, अफोर्डेबल कैसे किया जाए, उस पर काफ़ी सारा रिसर्च इनोवेशन चल रहा है। मुझे लगता है कि हर एक राज्य में अगर थोड़ा कोऑपरेशन बढ़े। मैंने बीच में एक लेटर भी लिखा था, खत लिखा था हमारे केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री उनको, कि जैसे GST का काउंसिल है वैसे एनवायरनमेंट का काउंसिल करे और सारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स को साथ में लेके इस पर थोड़ा थॉट प्रोसेस हो, तो ग्लोबली जो थिंकिंग चल रही है उसको हमारे और देश ये में सभी स्टेट्स की प्रॉब्लम है। आई थिंक ये सबकी सबके है, लिए बिल्कुल। अच्छी एक सुझाव हो सकता है। ओके आदित्य, आपको आप एक यूथ आइकन हैं, लोग आपको देखते हैं, इंस्पायर होते हैं। हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देंगे, नए जो युवा पीढ़ी है, आप क्या करते हैं ऐसा जिससे जिससे वो भी बन पाए एक तरह से, नहीं, मुझे लगता है पार्टिसिपेट कर पाए इंडिया स्टोरी में? नहीं, मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि खुद के लिए अगर मैं सोचूं तो मैं शहर के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि यहीं मैं तो जीने वाला हूँ, 50-100 साल जितना जी सकूँ, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जीना है तो मेरे शहर के लिए क्या करना पड़ेगा। और इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिक्स, यू कैन डू इट थ्रू whatever field you want, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो भी फील्ड है। आप सबसे ज़्यादा पैशनेट किसके लिए हैं? पॉलिटिक्स, क्योंकि उसी एक ये प्रोफेशन है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कर सकते हैं। जैसे गवर्नेंस से अभी हम हमारी स्कूलें सुधार रहे हैं, हेल्थ केयर सुधार रहे हैं, हम बसेस ला रहे हैं, एंड दिस व्हाट आई डू। प्रॉब्ली 2-3 साल बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि बसेस वाज समथिंग वेयर आई प्लेड अ पार्ट 5 years ago or today, but the fact is that you feel satisfied at the end of the day that you've played a part in the growth story of India. आपका एक दिन कैसा होता है यूजुअली? कैसे स्पेंड करते हैं पूरा दिन? लाइक is there a plan every day? There is a plan. I mean, there is of course a plan where you plan some things of priority, some things of creativity in terms of नया क्या करना है, नया क्या सोचना है, किससे मिलना है। लेकिन गवर्नमेंट में जब बैठते तो आप ये भी रियलाइज करते हैं कि फायर फाइटिंग भी काफ़ी सारा करना पड़ता है। कहीं कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेटली होता है या कुछ अच्छा होता है तो वहाँ भाग के मुलाकात करनी पड़ती है। जैसे अभी यहाँ से जाके हम MOU साइन कर रहे हैं तो दैट वाज सडनली पुट इनटू द शेड्यूल। सो दीज थिंग्स गो ऑन। आई थिंक इट्स यू एंजॉय व्हाट यू डू एंड यू डू इट टू द पर्पस ऑफ डूइंग गुड, थिंग्स गो ऑन। हम आपको जल्दी नेक्स्ट CM देखेंगे? नहीं, जो चल रहा है अच्छा है, हम जैसे सेवा कर सकते हैं वैसे सेवा कर सकेंगे। ओके, वंडरफुल, गुड टू स्पीक टू यू। थैंक यू सो मच आदित्य, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू।